गर्मी में गरीब बहू की घास की ठंडी कॉलोनी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। ऊपर की छत से तपिश नीचे आ रही है। घर के सभी सदस्य पसीने से तरबतर हैं। तभी जीवन वहां आते हुए, अरे भाई, तुम लोग अभी तक यहाँ बैठे हो? भूल गए कि शाम को सरपंच जी ने सबको पंचायत में बुलाया है। हाँ जी, याद तो है, पर इस झुलसा देने वाली गर्मी में घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। बहू सही कह रही है बेटा, इतनी भयानक गर्मी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। हवा के नाम पर बस गर्म लपटें चल रही हैं। दादी माँ थोड़ा धैर्य रखिए। सरपंच जी ने अचानक बुलाया है तो हो सकता है कि वो इस गर्मी से राहत पाने का कोई उपाय बताने वाले हों। हाँ, ऐसे ही वो सबको पंचायत में नहीं बुलाते। भाई सही कह रहे हैं, शायद सरकार की तरफ से कोई मदद आई हो। तभी राधिका सभी के लिए सत्तू का शरबत लाती हुई, आप लोग पंचायत जाने से पहले ये सत्तू का ठंडा शरबत पी लीजिए, इससे पीने से आपके पेट में ठंडक रहेगी। राधिका सबको सत्तू का शरबत देती है। सब लोग धीरे धीरे शरबत पीते हैं। फिर सभी पंचायत में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पंचायत में गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। बरगद के पेड़ के नीचे छाया और माया नाम की दो औरतें आपस में फुसफुसा रही हैं। सरपंच जी के आने का इंतजार हो रहा है। अरे माया, तुम्हें पता है सरपंच जी ने आज हम सबको इतनी अचानक क्यों बुलाया है? जरूर कोई बहुत बड़ा और खास काम होगा, वरना इस गर्मी में तो कोई अपनी देहरी भी नहीं लांघता। हाँ बहन, गर्मी ने तो जीना मुहाल कर रखा है, न रात को चैन है और न दिन में सुकून। तभी सरपंच पंचायत मंच पर आकर सभी लोगों से बातें करते हुए, भाइयों और बहनों, गौर से सुनो। गर्मी बहुत बढ़ गई है और हमारे गांव में पानी की समस्या भी विकराल हो गई है। सूखा पड़ने के आसार दिख रहे हैं। अभी हमें सरकार से भी कोई किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है, इसलिए हम सभी को अपने अपने घरों में अपने अपने जुगाड़ से गर्मी से राहत पानी होगी। अरे सरपंच जी, हम तो गरीब लोग हैं, हम इस गरीबी में क्या जुगाड़ लगाएं? ना हम ठंडा खाना खरीद सकते हैं और ना ही कूलर या एसी लगाने की हमारी हैसियत है। अरे हरिया भाई, देसी जुगाड़ भी तो कोई चीज होती है। भोला, तुम्हारे घर के पीछे वो नींबू का पेड़ है ना, वो तो खूब फल दे रहा है। क्यों ना तुम वो नींबू बांट कर गाँव वालों की थोड़ी मदद करो। हाँ सरपंच जी, नींबू तो खूब लगे हैं। आप कह रहे हैं तो मैं जरूर सबको नींबू दूंगा। सरपंच जी, सत्तू का शरबत पीने से भी शरीर के अंदर की गर्मी मर जाती है और बहुत ठंडक मिलती है। ये बहुत ही सस्ता और अच्छा उपाय है। देखो राधिका बहू कितनी समझदार है, इसने कितनी काम की बात कही है। हमें ऐसे ही छोटे छोटे घरेलू उपायों से इस नौतपा की गर्मी से लड़ना होगा, क्योंकि अगले 9 दिन बहुत भारी हैं। इधर हेमा अपने आसपास की औरतों से, इसमें कौन सी बड़ी समझदारी की बात है? सत्तू तो सभी जानते हैं, ये तो बहुत आम सी बात है। राधिका को इतना बढ़ावा देने की क्या जरूरत है? हेमा बहन, आम चीजें भी वक्त पर दिमाग में नहीं आती। राधिका बहू ने कम से कम सबको याद तो दिलाया। हमारी राधिका बहू हर समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेती है। वो सच में बहुत गुणवान है। जिसको देखो वो राधिका की ही तारीफ करता रहता है। मैं चाहे कितना भी काम कर लूं, पर मेरी तारीफ कोई नहीं करता। अब इस सत्तू वाली बात पर भी सब उसे ही सिर पर चढ़ा रहे हैं। पंचायत खत्म होने पर सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। शाम ढल चुकी है पर गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। राधिका रसोई में खाना बना रही है। चूल्हे की आग और बाहर की गर्मी ने उसे बेहाल कर दिया है। निधि दौड़ती हुई उसके पास आती है। चाची चाची, खाना बन गया क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, बस थोड़ी ही देर और, दाल पकने वाली है। बस चावल चढ़ा दूं, फिर तुम्हें खाना देती हूँ। चाची, आप क्यों रो रही हैं? और आपके हाथ पैर इतने लाल क्यों हो गए हैं? बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, ये तो बस चूल्हे और बाहर की गर्मी की वजह से हो रहा है। धुएं से आंखें जल रही हैं, इसीलिए आंसू निकल रहे हैं। तभी सावित्री रसोई में आती हुई, हे भगवान, इस घर की छत तो भट्टी की तरह तप रही है। राधिका बहू तू रहने दे, ज्यादा कुछ मत बना, बस दाल चावल ही बना ले, वही खा लेंगे। ठीक है माँ जी, मैं बस इतना ही बना रही हूँ। राधिका पसीना पोंछते हुए खाना परोसती है। सब लोग खाने बैठते हैं, लेकिन किसी का भी खाने का मन नहीं है। गर्म हवा घर के हर कोने में भर गई है। बहू, मुझसे तो खाना नहीं खाया जा रहा है। अरे इतनी गर्मी में गले से निवाला नीचे ही नहीं उतर रहा, हाथ पैर जल रहे हैं। पहले जरा ठंडा पानी पिला दो। ये लीजिए बाबूजी, पानी पीजिए। पर ये पानी भी तो गर्म हो गया है। घड़े का पानी भी अब उबलने लगा है। अरे इतने गर्म पानी को कौन पिएगा? इसे पीकर तो और गर्मी लग रही है। क्या इस घर में कभी भी थोड़ी ठंडक नहीं मिल सकती? वहीं गांव के दूसरे हिस्से में कमला के घर पर भी हालात वैसे ही हैं। बूढ़े दादाजी खाट पर लेटे करहा रहे हैं। कमला पंखा कर रही है और उससे गर्म हवा आ रही है। हे भगवान,
अरे मुझे लग रहा है कि इस साल की गर्मी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। मेरे सीने में जलन हो रही है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। दादाजी आप ऐसा मत कहिए, हिम्मत मत हारिए, मैं आपके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख देती हूँ। सब लोग बेहाल हैं, बच्चों का बुरा हाल है और बड़ों की जान पर बनाई है। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे घर थोड़ा ठंडा हो जाता। तो वहीं गांव के एक और घर में सरिता का बेटा दीपेश जमीन पर लेटा हुआ है। वो पसीने से लथपथ है। हाँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही, मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ बाहर आंगन में सोने, वहाँ शायद थोड़ी हवा मिल जाए। नहीं बेटा, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत मच्छर है और लू भी चल रही है, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या करूँ माँ, अंदर दम घुट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आग के गोले के अंदर बिठा दिया है। उधर शोभा का पति किशन काम से लौटा है। वो बहुत थका हुआ है। शोभा उसके लिए खाना लगाती है, जिसे देखकर किशन, शोभा, दिन भर कड़ी धूप में मजदूरी करके आओ और शाम को घर में भी इतनी गर्मी मिले तो इंसान कहाँ जाए। तुम ये खाना ले जाओ, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। अगर ये ऐसे ही खाना नहीं खाएंगे और परेशान रहेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, फिर काम पर कैसे जाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही भोला सरपंच के कहे अनुसार नींबू लेकर राधिका के घर आता है और दरवाजे पर आवाज देता है। अरे राम राम जीवन भाई, देखिए सरपंच जी ने बोला था तो मैं आज सुबह ही अपने पेड़ से तोड़कर कुछ ताजे नींबू ले आया हूँ, आप लोग भी रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भोला भाई, चलो कम से कम आज दोपहर में नींबू पानी पीने को मिलेगा। भोला नींबू देकर चला जाता है। फिर सावित्री राधिका से, राधिका बहू जाओ सबके लिए नींबू का शरबत बना कर ले आओ। जी माँ जी। राधिका किचन में जाती है और नींबू पानी बनाने के लिए घड़े का पानी निकालती है। फिर उस गर्म पानी को देखते हुए अपने आप से, ये घड़ा तो एकदम गर्म है, इसके पानी से नींबू पानी कैसे बनेगा। ये तो उबला हुआ शरबत लगेगा जिसे कोई नहीं पिएगा। राधिका बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे अपनी दादी माँ की एक पुरानी बात याद आती है। अरे मुझे याद आया, दादी माँ कहती थी कि मिट्टी के अंदर बहुत ठंडक होती है। अगर हम मटके को जमीन के नीचे दबा दें तो पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा रहेगा। राधिका तुरंत एक कुदाल उठाती है और आंगन के एक कोने में खुदाई करना शुरू कर देती है। उसकी जेठानी हेमा वहां आती है और उसे देखते ही, हे भगवान राधिका, ये तुम क्या पागलपन कर रही हो। बाहर पहले ही इतनी गर्मी है और अब तुम यहाँ गड्ढा खोदकर अपनी और हम सबकी मुसीबत बढ़ा रही हो। हेमा की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। राधिका को गड्ढा करते देख सावित्री राधिका से, ये क्या कर रही है बहू, सुबह सुबह खुदाई का काम क्यों शुरू कर दिया। माँ जी आप बस देखती जाइए, मैं हम सब के लिए ठंडे पानी का जुगाड़ लगा रही हूँ। अगर ये कामयाब रहा तो हमें दोपहर में बर्फ जैसा पानी मिलेगा। ठंडा पानी और वो भी खोद कर। माँ जी आपने इसे शरबत बनाने के लिए कहा ही क्यों। देखिए ये हर काम उल्टा ही करती है, अब पूरा आंगन गंदा कर देगी। तू चुप रहे हेमा, देखते हैं राधिका क्या कर रही है, उसे अपनी कोशिश पूरी करने दे। वैसे भी गर्मी से हम सब बेहाल हैं, शायद कुछ नया रास्ता मिल जाए। राधिका मेहनत करके गड्ढा खोदती है और फिर वो मटके को अच्छी तरह धोकर गड्ढे के नीचे पानी छिड़कती है और मटका वहां गाड़ देती है। वो उसे ऊपर से बोरी से ढक देती है। माँ जी अब थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बस 2 घंटे बाद हमें इस मटके से बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा, फिर हम सब मजे से नींबू पानी पियेंगे। हाँ हाँ देख लेंगे तुम्हारा फ्रिज, कुछ भी बोलती रहती है, मिट्टी में दबाने से कोई पानी ठंडा होता है। सभी लोग हॉल के अंदर आकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे 2 घंटे बीत चुके हैं। राधिका आंगन में आती है और मटके के ऊपर से बोरी हटाती है और पानी निकालती है। पानी ठंडा हो चुका था। राधिका उस पानी को लाकर हॉल में सभी लोगों को देती है। पानी पीते हुए सावित्री, अरे ये तो सच में बहुत ठंडा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी कुएं की गहराई से निकाला गया हो। राधिका तूने तो कमाल कर दिया, लग तो रहा है थोड़ा ठंडा। फिर राधिका मटके के उस ठंडे पानी से सबको नींबू पानी बनाकर पिलाती है। सब लोग तृप्त महसूस करते हैं। तभी कमला, सरिता और शोभा वहां आती हैं। राधिका बहन क्या कर रही हो। अरे भोला भाई ने नींबू तो दिए पर गर्म पानी में शरबत पीने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। अरे बहनों आओ, पहले बैठो और ये वाला नींबू पानी पियो, फिर बताना पीकर ये नींबू पानी कैसा बना है। राधिका उन सब को भी ठंडे पानी में बना हुआ नींबू पानी देती है और नींबू पानी पीकर शोभा, अरे वाह ये तो बहुत ही ठंडा है। राधिका तुमने ये कैसे किया, क्या तुमने कहीं से बर्फ मंगवाई है। अरे नहीं, ये तो बस देसी जुगाड़ का कमाल है, आओ मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। राधिका उन लोगों को गड्ढे के पास ले जाती है और फिर अपना देसी जुगाड़ दिखाते हुए, देखो मैंने मटका जमीन के अंदर गाड़ दिया है। मिट्टी की ठंडक पानी को गर्म होने ही नहीं देती। आप सब भी अपने घर में ऐसा गड्ढा खोदकर मटका गाड़ दो।
ये तो बहुत ही अच्छी और आसान बात है। हम अभी जाकर अपने अपने घरों में ऐसा ही करेंगे, कम से कम पीने का पानी तो ठंडा मिलेगा। तीनों औरतें खुश होकर अपने घर जाती हैं। वो भी अपने अपने आंगन में गड्ढे खोदती हैं और मटके गाड़ देती हैं। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाती है। कमला अपनी बूढ़ी सास माधवी को ठंडा पानी पिला रही है। माधवी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान है। वाह बहू, आज तो कलेजा ठंडा हो गया। इस ठंडे पानी ने तो जैसे मेरी जान में जान डाल दी है। दूसरी तरफ सरिता अपने बेटे दीपेश को ठंडा पानी देते हुए, लो बेटा ठंडा पानी पियो। देखो राधिका चाची की वजह से हमें घर में ही ठंडा पानी मिल गया। माँ ये तो बहुत मजे का है, अब मुझे गर्मी भी कम लग रही है, मैं अब रोज यही पानी पीऊंगा। तो वहीं अपने घर में शोभा किशन को ठंडा पानी देते हुए, किशन जी ये पानी पीजिए। ठंडा पानी पीकर किशन, सच में शोभा, इस ठंडे पानी ने मेरी सारी थकान मिटा दी। अब ऐसा लग रहा है कि रात को चैन की नींद आएगी। अब पूरी कॉलोनी ने ठंडे पानी के लिए ये देसी जुगाड़ अपना लिया है। एक बड़ी समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन अभी भी घर की दीवारों और छतों की गर्मी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अगले दिन सुबह राधिका और हेमा अपनी गुंडियां लेकर तालाब से पानी भरने के लिए बाहर जा रही होती हैं। तभी सावित्री उन्हें रोककर राधिका से, बहू राधिका तू रुक जा बेटा, तू अभी 3 महीने की गर्भवती है। तुझे इस हालत में मैं और इतनी भारी गर्मी में तालाब तक नहीं जाना चाहिए। हेमा चली जाएगी। हाँ, इसे तो हर तरीके से आराम और सहारा मिलना ही चाहिए। मैं तो जैसे पत्थर की बनी हूँ। नहीं माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगी। राधिका और हेमा तालाब की तरफ निकल जाती हैं। तालाब पहुंचकर वो तालाब में बनी सीढ़ियों पर पहुंचती हैं। वहां कमला, सरिता और शोभा पहले से ही पानी भर रही हैं। अरे राधिका बहन आओ आओ, तुमने कल जो मटका गाड़ने वाला जुगाड़ बताया था उससे तो हमारे घर में क्रांति आ गई है। कम से कम पानी तो अब गले को नहीं जलता। ये सुनकर बहुत खुशी हुई कमला बहन, पर गर्मी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ बहन, मेरी तो छत इतनी तप रही है कि दोपहर में कमरे के अंदर बैठना भी दूभर हो जाता है। मेरे घर का भी यही हाल है। मेरा बेटा दीपेश तो रात भर सो नहीं पाया। लू लगने के डर से उसे बाहर भी नहीं सुला सकते। राधिका क्या इसका भी कोई देसी जुगाड़ है? अरे अब क्या ये आसमान से बादल नीचे उतार लाएगी? गर्मी है तो लगेगी ही। हम लोग तो हमेशा से ऐसे ही रहते आए हैं, अब नखरे करने से क्या होगा। तालाब से पानी भरकर दोनों बहुएं घर की ओर लौट रही थीं। तभी रास्ते में उन्हें 2 महिलाएं मिलती हैं, रूपा और कुसुम। उनके सिर पर ताजी कटी हुई हरी घास के बड़े बड़े गट्ठर हैं। अरे बहन जरा रुकना, बहुत तेज प्यास लगी है। क्या आप अपनी इस गुंडी से थोड़ा पानी पिला दोगी? गला सूख कर कांटा हो गया है। क्यों नहीं रूपा बहन, ये लीजिए, अभी ताजा भरकर ला रहे हैं। आप लोग आराम से पानी पीजिए। राधिका उन दोनों औरतों को पानी पिलाती हैं और फिर, वैसे इतनी दोपहर में आप ये घास लेकर कहाँ जा रही हैं? हम इसे शहर की तरफ बेचने जा रहे थे। गर्मी के मौसम में गाय भैंस यही चारा खाती हैं। बहन एक और उपकार कर दो, अपनी गुंडी से थोड़ा थोड़ा पानी हमारे इन घास के गट्ठरों पर भी छिड़क दो ना, हमें इससे बहुत मदद मिलेगी। पानी छिड़कने से क्या होगा रूपा बहन? इससे तो आपका बोझ और बढ़ जाएगा, घास गीली होकर भारी हो जाएगी। अरे नहीं राधिका, ये हरी घास गीली होकर बहुत ठंडी हो जाती है। जब हम इसे सिर पर रखते हैं तो सिर में ठंडक पहुंचती है और लू का असर कम होता है। राधिका उनकी घास पर पानी छिड़क देती है। वो दोनों चली जाती हैं। राधिका लेकिन वहीं खड़े होकर कुछ सोचने लगती है। उसके दिमाग में एक नया विचार जन्म ले रहा है। अगर ये घास सिर को ठंडा रख सकती है तो क्या ये हमारे घर को ठंडा नहीं रख सकती है? अगर हम इसे छतों पर इस्तेमाल करें तो? अब यहाँ खड़ी होकर क्या ख्याली पुलाव पका रही हो? चलो जल्दी, धूप में खड़े खड़े मेरा रंग काला पड़ रहा है। दोनों घर की तरफ निकल पड़ती हैं। शाम ढल चुकी है। राधिका चुपचाप बाहर निकलकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। तभी नेहा वहां आकर, भाभी कहाँ जा रही हैं आप इतनी चुपचाप? मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ नेहा चलो, एक बहुत खास काम से जा रही हूँ। तुम चलोगी तो मेरी और भी मदद हो जाएगी। राधिका अपनी नंद नेहा को लेकर चुपचाप पास के जंगल पहुंचती है और वहां से बहुत सारी घास काट कर बोरियों में भरकर घर लाती है। वो फटे पुराने सूती कपड़े निकाल कर उनमें घास भर रही है। ये देखकर नेहा, भाभी ये आप क्या कर रही हैं? सुई धागे से कपड़ों के अंदर घास भर के आप ये गद्दे जैसा क्या बना रही हैं? किसी को पता चलेगा तो सब हंसेंगे। नहीं, ये गद्दा नहीं है, हमारे घर के एसी हैं। जब हम इन पर सोएंगे तो हमें ठंडक महसूस होगी। राधिका उन घास भरे बिस्तर को पलंग पर और नीचे बिछा देती है, जिसे देखकर सावित्री, अरे बहू ये क्या कर रही हो? तुमने भला ये घास वाले बिस्तर क्यों बनाए हैं? देखिए माँ जी, मैंने कहा था ना, ये पागल हो गई है, अब घर में कचरा फैला रही है। माँ जी इन बिस्तरों पर सोकर देखिए, आपको अच्छी नींद आएगी, ठंडक महसूस होगी। सभी लोग जैसे ही उन बिस्तरों पर लेटते हैं, घास के गीले बिस्तर पर उन्हें ठंडक महसूस होती है।
अरे ये तो सच में बहुत ठंडा है, बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे किसी बगीचे में बैठे हो। राधिका तूने तो गरम लू को ठंडी बयार में बदल दिया। अब घास फूस का बिस्तर बनाने पर भी इसे तारीफ मिलेगी, कमाल है। सभी लोग ठंडा बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी कमला, सरिता और शोभा राधिका के घर के सामने से गुजरती हैं। तभी कमला, बहनों इस गर्मी में तो हमें नींद नहीं आ रही, बिस्तर भी इतने गर्म हो रहे हैं। चलो हम राधिका के घर में चलकर देखते, शायद राधिका इस गर्म बिस्तर का कोई इलाज बता दे। तीनों औरतें राधिका के घर के अंदर आते हुए, राधिका बहन हमें नींद नहीं आ रही, बिस्तर इतने गर्म हो रहे हैं कि जैसे आग पर लेटे हो, कोई देसी जुगाड़ हो तो बताओ। हाँ बहनों, मैंने बस पुराने कपड़ों में घास भरकर इनके बिस्तर बनाए। ये बिस्तर काफी ठंडे लग रहे हैं और इस पर नींद भी अच्छी आ रही है। देखो दादी माँ कितनी गहरी नींद सो गई। ये तो बहुत ही सरल है, हम भी कल सुबह ही जंगल जाकर घास लाएंगे और ऐसे बिस्तर बनाएंगे, कम से कम रात की नींद तो चैन से आएगी। अगले दिन सभी औरतें जंगलों से घास काट कर लाती हैं और अपने अपने घरों के लिए बिस्तर बनाती हैं। धीरे धीरे सारी कॉलोनी में यह बात फैल जाती है और पूरे गांव वाले घास के ठंडा बिस्तर पर सोने लगते हैं। ठंडा बिस्तर पर लेटे हुए कमला की सास माधवी कमला से, वाह बहू, आज तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग धरती पर आ गया है। तो वहीं दीपेश अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए अपनी माँ से, माँ बिस्तर सचमुच बहुत ठंडा है, अब बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत दिनों बाद आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। तो वहीं अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए किशन अपनी पत्नी से, आज तो घर में सुकून है शोभा, इस बिस्तर पर लेटकर थकान जैसे हवा में उड़ गई हो। अगले दिन सुबह कुमार मजदूरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। वो अपनी फटी हुई चप्पलें पहनता है और राधिका से, राधिका ये चप्पलें पहनकर धूप में चलना बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है जैसे अंगारों पर पैर रख दिया हो। रुकिए कुमार जी, आप अभी मत जाइए, मेरे पास इसका भी एक छोटा सा जुगाड़ है, बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। राधिका दौड़कर अंदर जाती है और वो 2 सूती कपड़ों के टुकड़ों में थोड़ी सी घास भरती है और उन्हें चप्पल के ऊपर वाले हिस्से पर चिपका देती है और तलवे के पास भी घास का अस्तर लगाती है। फिर उन चप्पलों को लाकर कुमार को देते हुए, लीजिए अब इन्हें पहनकर देखिए, ये घास आपके पैरों को जमीन की तपिश से बचाएगी और पसीने को भी सोख लेगी। कुमार उन चप्पलों को पहनकर राधिका से, अरे वाह राधिका, ये तो बहुत आरामदायक है, ऐसा लग रहा है जैसे मखमल के बिस्तर पर चल रहा हूँ। भाभी आप तो सच में कमाल हो, अब तो पूरे मोहल्ले के लोग आपसे चप्पलें बनवाएंगे। कुमार उन चप्पलों को पहनकर बाहर निकलता है। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर राधिका के घर आकर चप्पल बनाने का तरीका पूछते हैं। फिर अपने अपने घरों में जाकर घास की चप्पल बनाकर पहनते हैं। इस तरह पूरा गांव घास की ठंडी चप्पल पहनने लगा था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक ठेले वाला ककड़ी भेल की आवाज लगाता हुआ निकलता है, ताजा ककड़ी ले लो, ठंडी ठंडी ककड़ी भेल ले लो, गर्मी भगाओ, ककड़ी खाओ। ठेले वाले की आवाज सुनकर राधिका अपनी सास से, माँ जी आज से हम खाने में रोटी सब्जी के साथ ककड़ी भी खाया करेंगे, ककड़ी बहुत सस्ती होती है और शरीर को अंदर ठंडक रखती है। राधिका बाहर जाकर ठेले वाले से ककड़ी और बेल खरीदती है। तभी गांव की कुछ और औरतें वहां आकर सब्जी खरीदती हैं और उन्हें देखकर राधिका उन्हें समझाते हुए, बहनों सब्जी के साथ साथ ककड़ी और बेल भी खरीदो, गर्मी में हमारे शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए ठंडी ठंडी चीज भी खानी चाहिए। राधिका कह रही है तो जरूर समझदारी की बात होगी, भाई हमारे लिए भी 2 किलो ककड़ी और 1 किलो बेल तौल दो, आज हम भी यही खाएंगे। राधिका अपने घर आकर बेल का शरबत बनाती है। वो मटके के ठंडे पानी में बेल का गूदा मिलाकर उसमें थोड़ी शक्कर डालती है। हेमा पास खड़ी होकर मुंह बिगाड़ रही है, अब बेल का शरबत कोई कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर दो, अब क्या हम सिर्फ पानी और फल पीकर ही जिंदा रहेंगे? दीदी ये शरबत पीने से लू नहीं लगती, आप पीकर तो देखिए, आपकी सारी चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाएगी। ये लीजिए, सबके लिए तैयार है। राधिका सबको शरबत पिलाती है। सभी को शरबत पीकर बहुत अच्छा लगता है और फिर रात को भोजन के समय राधिका सबको ककड़ी का सलाद भी देती है। सब लोग बहुत खुश नजर आते हैं। तभी खाना खाते हुए जीवन राधिका से, खाना तो अच्छा है बहू, पर ये छत तो जैसे आग उगल रही है, पंखा भी अब गर्म हवा फेंकने लगा है, इसका क्या करें? अगले दिन राधिका बाजार जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे उसकी सहेलियां मिलती हैं। कमला राधिका से, राधिका हमारी छतें तो जैसे तप रही हैं, तपती छतों के नीचे रहना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्या इसका भी कोई देसी जुगाड़ है जिससे हम अपनी तपती छतों को ठंडा रख सके? बाजार जाने के बजाय क्यों ना हम सब मिलकर आज जंगल चलें और ढेर सारी घास काट कर लाएं। घास ठंडी होती है, अगर हम उन्हें छतों पर बिछा देंगे तो हमारी छत भी ठंडी हो जाएगी। हाँ ये सही रहेगा, चलो आज जंगल की सैर करते हैं। चारों औरतें अपने झोले लेकर सब्जियां लेने की बजाय जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। वो खूब सारी घास काटती हैं और हंसते मजाक करते हुए भारी गट्ठर लेकर वापस आती हैं।
राधिका छत पर चढ़कर पूरी खपरेल पर घास फैला रही है। यह देखकर हेमा, माँ जी, दादी माँ, पिताजी बाहर आइए, देखिए तो ये अब छत पर कचरा डाल रही है। कल को बारिश हुई या तेज हवा चली तो ये सारी घास आंगन में गिरेगी। ये तो पूरे घर को चिड़िया का घोंसला बना रही है। हेमा की बात सुनकर सभी लोग घर के बाहर आते हैं। तब नीरज राधिका से, राधिका, क्या इससे सच में ठंडक होगी? तू इतनी मेहनत कर रही है। जी आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए मैंने घास बिछा दी है और अब इस पर पानी डालूंगी। राधिका छत पर घास बिछाने के बाद उस पर थोड़ा पानी छिड़कती है। उधर कमला, सरिता और शोभा भी अपने घरों की छत पर घास बिछाकर पानी छिड़कती हैं, जिसे देखते हुए हेमा, ऐसे देखकर मोहल्ले की बाकी औरतें भी कैसे पागलों की तरह छतों पर घास डाल रही हैं। ये तो पूरी कॉलोनी को बर्बाद करेगी। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। शाम होते होते कमरों के अंदर का तापमान गिर जाता है। छत की तपिश अब ठंडे एहसास में बदल गई है। राधिका के घर वाले राहत महसूस कर रहे हैं। वाह, आज तो नींद बहुत गहरी आएगी। हाँ पिताजी, घर तो सचमुच ठंडा हो गया है। हाँ राधिका, तूने तो घर को सचमुच ठंडा करके बड़ा ही सुकून दिया है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लग रही। राधिका के घर वालों के साथ साथ कमला, सरिता और शोभा के परिवार वाले भी छत की गर्मी से राहत पाकर बहुत खुश हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग अपनी अपनी छतों पर घास डालकर ठंडक महसूस करते हैं। रात की ठंडक के बाद सुबह की धूप फिर से तेज होने लगी है। राधिका रसोई में दही मथ रही है। हेमा बाहर झाड़ू लगा रही है, लेकिन उसका ध्यान छत की सूखी घास पर है जो तेज धूप में भूरी पड़ गई है। तभी वो राधिका को आवाज लगाती है। राधिका बाहर आती है तो हेमा राधिका से, अरे ओ राधिका, जरा अपनी छत का नजारा तो देख ले। तेरी वो मखमली घास तो अब जल कर राख होने वाली है। सारा जुगाड़ धरा का धरा रह गया। सावित्री बाहर आते हुए, क्या हुआ हेमा, क्यों इतना शोर मचा रही है? सुबह सुबह हंसने की क्या बात होगी? जरा हमें भी तो पता चले। माँ जी देखिए, इसकी घास तो पूरी तरह सूख गई है। अब ये सिर्फ कचरा है। अब तो ये घर को और ज्यादा गर्म करेगी। मैंने कहा था ना, इसका दिमाग उल्टा चलता है। तभी कमला, सरिता और शोभा भी अपने अपने घर के बाहर आती हैं। उनकी छतों की घास भी सूख चुकी है। वो सब राधिका के आंगन में इकट्ठा हो जाती हैं। राधिका बहन, हेमा सही कह रही है, घास तो सूख गई। अब तो ये तिनके हवा में उड़कर खाने में गिर रहे हैं और घर में धूल मिट्टी भर गई है। ये जुगाड़ तो फेल हो गया। हाँ राधिका, अब तो ये कचरा साफ करना ही मुसीबत बन जाएगा। मुझे तो डर है कि कहीं इस सूखी घास में आग ना लग जाए। चलो भाई, सब अपनी अपनी घास उतारो। मुझे लगा था कि पानी छिड़कने से काम चल जाएगा, पर धूप इतनी कड़ी है कि घास टिक ही नहीं पा रही। अगले दिन सरपंच के बुलाने पर गांव वाले सरपंच के घर पहुंचते हैं। सरपंच का घर गांव में सबसे बड़ा और पक्का बना हुआ है। आज उन्होंने गांव वालों को राहत के लिए शरबत पिलाने के लिए बुलाया है। सरपंच की बहू सेजल, जो शहर से आई है, सबको ठंडा शरबत दे रही है। आइए आइए सब लोग, आज गर्मी बहुत है, इसलिए हमने सोचा कि सबको थोड़ा ठंडा पिलाया जाए। सेजल बेटा, सबको शरबत दो और आराम से बिठाओ। बाबूजी, क्यों ना हम इन सबको बाहर लॉन की तरफ ले चले। वहाँ हमारी हरी घास की क्यारियां हैं, वहाँ बैठकर इन्हें बहुत ठंडक मिलेगी। लॉन, ये क्या होता है सरपंच जी? चलिए अपनी आंखों से देख लीजिए। सेजल अपने पीछे पीछे सभी को लॉन की हरी घास के पास ले जाती है। सभी लोग हरी घास पर बैठकर सुकून की सांस लेते हैं और ठंडक महसूस करते हैं। तब माया सेजल से, ये जमीन पर इतनी हरी और मखमली घास कैसे उगी है? हमारे यहाँ तो घास 2 दिन में सूख जाती है। चाची, ये शहर वाली घास है। इसे मिट्टी के साथ लगाया जाता है और रोज पानी दिया जाता है। मिट्टी की नमी और घास की ठंडक से ये हिस्सा हमेशा ठंडा रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर घास को मिट्टी का सहारा मिले तो वो सूखेगी नहीं। अगर मिट्टी और पानी साथ हो तो घास छत पर भी जिंदा रह सकती है। राधिका के चेहरे पर फिर से एक चमक आ गई है। वो समझ गई है कि उसकी पिछली गलती क्या थी। वो वहां से लौटते समय ही अपने नए प्लान पर काम करना शुरू कर देती है। अगले दिन राधिका ने मोहल्ले की सभी औरतों को इकट्ठा करके उन्हें अपने नए प्लान के बारे में बताती है। बहनों, मैंने समझ लिया है कि हमें क्या करना है। हमें छत पर सिर्फ घास नहीं बिछानी, बल्कि पहले थोड़ी थोड़ी मिट्टी फैलानी है और फिर उस पर घास लगानी है। मिट्टी नमी को पकड़ कर रखेगी। अरे अब क्या तू छत पर खेती करेगी? मिट्टी डालेगी तो छत का वजन बढ़ जाएगा और घर गिर जाएगा। तुम लोग इसकी बातों में मत आना, ये सबको बेघर कर देगी। नहीं है माँ, राधिका गलत नहीं कह रही है। मिट्टी तो ठंडी होती है। अगर घास जड़ पकड़ लेगी तो छत कभी नहीं तपेगी। धन्यवाद भैया। चलिए बहनों, मिट्टी लाते हैं। हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, छत पर मिट्टी डालेंगे और फिर उस पर जंगली घास के बीज और जड़ें फैला देंगे। पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर तालाब के पास से टोकरियों में मिट्टी भर भर कर लाते हैं। राधिका, नेहा और सावित्री मिलकर छत पर मिट्टी की पतली परत बिछाती हैं।
बच्चे और बड़े मिलकर मिट्टी पर पानी छिड़क रहे हैं और घास की जड़ें लगा रहे हैं और हेमा किनारे खड़ी होकर मुंह बना रही है। कुछ दिन बीत चुके हैं, छतों पर लगी घास ने अब जड़ पकड़ ली है और वो हरी भरी हो गई है। राधिका और कॉलोनी की औरतें कुएं पर पानी भरने आई हैं। राधिका, छतों से तो बहुत राहत मिल गई, पर ये दीवारें, दोपहर में जब सूरज ढलता है तो दीवारें तपती हैं। क्या दीवारों को भी ठंडा करने का कोई तरीका है? क्यों नहीं, हम मिट्टी की छपाई करके दीवारों पर भी घास चढ़ा सकते हैं। जैसे पहाड़ों पर काई जमती है, वैसे हमारी दीवारों पर घास की चादर होगी। पर राधिका, इतना पानी कहाँ से लाएंगे? दीवारों को गीला रखने के लिए तो बहुत पानी लगेगा। तालाब और कुआं भी तो दूर है। इसमें हरिया भैया हमारी मदद कर सकते हैं। हरिया भैया के पास बैलगाड़ी है, वो हमारे लिए पानी के बड़े डिब्बे ढो सकते हैं। हरिया भैया का घर तो रास्ते में ही पड़ता है, पानी लेकर वापसी में हम उन्हीं से बात कर लेंगे। सभी अपनी अपनी पानी की गुंडियां भरते हैं और वापसी में हरिया के घर जाकर उसे सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुनकर हरिया, अरे क्यों नहीं राधिका बहू, ये तो नेक काम है। तुम सब अपने अपने डिब्बे रख लो, मैं बैलगाड़ी से पानी ले आऊंगा। गांव के भले के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अगले दिन हरिया सभी के डिब्बे अपनी बैलगाड़ी में रखता है। औरतें भी उस बैलगाड़ी में बैठ जाती हैं। सभी तालाब के किनारे पहुंचते हैं और डिब्बे में पानी भरकर उसे वापस बैलगाड़ी में रखते हैं। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी को खींचते हुए पानी को गांव में ले आता है और सभी के घरों के बाहर रख देता है। और फिर सब लोग अपने घरों की दीवारों पर मिट्टी का लेप लगाकर उसमें घास चिपका देते हैं। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी हरी भरी दिखने लगती है। हर घर घास का घर बन गया है। अगले दिन सरपंच अपनी बहू सेजल के साथ कार में बैठकर गांव का मुआयना कर रहे हैं। जैसे ही उनकी कार राधिका की कॉलोनी में पहुंचती है, वो दोनों दंग रह जाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? पूरी कॉलोनी अचानक इतनी हरी भरी कैसे हो गई? हर घर के ऊपर घास है, दीवारों पर हरियाली है। अरे भाई, ये तो अद्भुत है। बाबूजी, ये तो कमाल है। इन्होंने मेरे लॉन वाले आइडिया को पूरी कॉलोनी में लागू कर दिया। यहाँ की हवा तो बहुत ही ठंडी और ताजी महसूस हो रही है। ये जरूर राधिका बहू का ही काम होगा। उसने तो पूरी कॉलोनी की काया पलट दी। अगले दिन सरपंच जी सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाते हैं। पंचायत में बहुत भीड़ है। सरपंच जी मंच पर खड़े होकर राधिका की तारीफ कर रहे हैं। राधिका अपने परिवार के साथ नीचे बैठी है। भाइयों, राधिका ने हमें सिखाया कि गरीबी में भी हम कैसे सुख से रह सकते हैं। लेकिन एक और बात, मैंने शहर में देखा है कि गेहूं की घास का रस पीने से बहुत ताकत आती है। अरे सरपंच जी, गेहूं तो खाने के काम आता है, उसकी घास पीने से क्या होगा? ये तो कोई बेवकूफी वाली बात लग रही है। अरे नहीं बोला, डॉक्टर कहते हैं उसमें बहुत ऊर्जा होती है। मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने घरों में थोड़े थोड़े गेहूं भी उगाएं और उनका रस पिएं। राधिका तो पहले ही पागल थी, अब सरपंच जी भी वैसी ही बात कर रहे हैं। सभी अपने अपने घरों में आ जाते हैं। राधिका ने सरपंच जी की बात मानकर छोटे छोटे गमलों में गेहूं बो दिए हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निधि को गर्मी और कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे और वो बेहोश हो गई, जिसे देखकर हेमा, हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? निधि बेटा, आंखें खोलो। माँ जी देखिए ना, निधि को फिर से चक्कर आके गांव के वैद्य जी को बुलाइए जल्दी। नीरज जल्दी से गांव के वैद्य को बुलाता है और गांव का वैद्य निधि की नब्ज देखकर, इसे बहुत कमजोरी है, गर्मी की वजह से इसके शरीर का सारा सत्व निकल गया है, इसे ताकतवर चीज खिलानी पिलानी होगी। तभी राधिका ज्वारे का जूस लेकर आती है। दीदी ये लीजिए, ये गेहूं की घास का रस है, इसमें बहुत ताकत होती है। निधि को ये पिलाइए, वो तुरंत ठीक हो जाएगी। क्या तू मेरी बीमार बेटी को ये घास का पानी पिलाएगी? तुझे क्या लगता है तू बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है? हट जा यहाँ से। नहीं माँ, चाची जो भी करती है वो हमेशा अच्छा ही होता है। मुझे ये पीना है, मुझे अपनी चाची पर भरोसा है। निधि धीरे धीरे वो जूस पी लेती है। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर रौनक आने लगती है और वो उठकर बैठ जाती है। हेमा ये सब देखकर सन्न रह जाती है। अगले दिन जैसे ही गांव वालों को ये बात पता चलती है तो सभी अपने अपने घरों में जवारे बो देते हैं और उसका रस पीना शुरू करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। जवारे का रस पीकर अब निधि ताकतवर और बिल्कुल चंगी हो गई है। ये देखकर हेमा राधिका के पास आते हुए, राधिका मुझे माफ करते, मैं हमेशा तुझसे जलती रही, तुझे गलत समझती रही, पर तूने मेरी बेटी की जान बचाई और हम सबको इस नरक जैसी गर्मी से निकाला। तू सच में बहुत महान है। आज हमारी बहू ने साबित कर दिया कि समझदारी और मेहनत से किसी भी मुश्किल को जीता जा सकता है। अब हमारी कॉलोनी गर्मी में गरीब बहू की घास की ठंडी कॉलोनी बन चुकी है। और ये सब राधिका की वजह से हुआ है। पूरा मोहल्ला हरियाली से ढका हुआ है और ठंडी हवा के झोंके राधिका की मेहनत की कहानी सुना रहे हैं। राधिका अपनी समझदारी के साथ एक नई और खुशहाल जिंदगी ओर देख रही है।